नमस्कार दोस्तों, मैं परिमल अपने यूट्यूब चैनल सिद्धि फाइनेंशियल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अगले 10 दिनों में समाप्त भी हो जाएगा। और मुझे पूरी आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आपने जो अपनी टैक्स प्लानिंग बनाई होगी उसको ऑलमोस्ट आप पूरा भी कर चुके होंगे। चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट फिनंशियल डिसीजन के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एटीसी की बात करेंगे। एटीसी के तहत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एटीसी के तहत 1,50,000 रुपये का निवेश करके हम टैक्स को बचा सकते हैं अपने। एटीसी में निवेश करने के लिए आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी, जीवन बीमा या पेंशन पॉलिसी ले सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के कोई भी ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स आप ले सकते हैं। इन सब में आपको एटीसी के तहत छूट मिलेगी। 1.5 लाख रुपया तक निवेश आप कर सकते हैं, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो चूँकि ईएलएसएस मार्केट लिंक प्रोडक्ट है तो थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाता है। अगर हम पिछले 10-15 सालों की बात करें तो औसतन ईएलएसएस में 12 से 15% या 14% की रिटर्न मिल जाती है। लेकिन ये मार्केट के साथ लिंक होता है, रिटर्न कोई गारंटी नहीं होती है। ये आप अपने जोखिम लेने की क्षमता को देखते हुए ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ईएलएसएस में निवेश करते हैं तो एक तो रिटर्न बेहतर होने की संभावना होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें सबसे छोटा लॉक इन पीरियड होता है, यानी सिर्फ 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है। यानी 3 साल के बाद आप अपने पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल के खर्च कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा ईएलएसएस का होता है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लेंगे। दूसरी बात, अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अंतिम तारीख जो होगा वो 28 तारीख को 3 बजे तक है, अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। क्योंकि 29 तारीख को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, 30 तारीख को सैटरडे है और 31 तारीख को संडे है, और तीनों नॉन वर्किंग डे है। अगर आप ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 26 तारीख तक इन्वेस्टमेंट कर लेना होगा। क्योंकि आप किस दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं या किस दिन का चेक देते हैं उससे मायने नहीं रखता है। मायने आपकी ट्रांजैक्शन उस दिन की काउंट की जाएगी जिस दिन पैसा आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आएंगे। तो कम से कम 2 दिन लग ही जाते हैं। तो 26 तारीख आपके लिए डेडलाइन होगा, तभी आप इस साल उसका टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरा, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड टैक्स बचाने का तरीका होता है 80D। 80D के तहत आप अपने पूरे परिवार का एक साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसकी प्रीमियम पे आपको 80D की छूट मिलती है। 80D की लिमिट 25,000 तक है, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए 25,000 अलग से लिमिट है, यानी 50,000 रुपया तक आप 80D के तहत छूट ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों अवेल कर चुके हैं, इसके बाद भी आपकी इनकम टैक्सेबल दिखती है, तो आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में 80C और 80D के अलावा 80CCD के सेक्शन में आता है एनपीएस, और यहाँ पे इसके ऊपर 80C में 1.5 लाख के ऊपर आप 50,000 इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 50,000 पे आपको 80CCD के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। तो ये 3 तरीके तो हो गए टैक्स, आप पैसे जमा करके टैक्स बचाने का। अब मैं आपको एक चौथा तरीका बताता हूँ जहाँ पे बगैर पैसा जमा किए हुए आप टैक्स बचाते हैं, वो भी 1 लाख तक। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, या तो आप म्यूचुअल फंड में निवेशित व्यक्ति हैं या फिर स्टॉक मार्केट में आपका निवेश है, तब आप 1 लाख रुपया तक टैक्स बचा सकते हैं बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए। इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। 2018 के पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म में कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2018 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इम्पोज हो गया, जो कि 10% लगता है। यानी हम जो भी प्रॉफिट लेंगे उस पर 10% हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पहला 1 लाख रुपया एक वित्तीय वर्ष में टैक्स फ्री होता है।
अब इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करता है और 10 साल के बाद ये 5 लाख बढ़ के 20 लाख हो गया, और जब 20 लाख रुपया अपने किसी किसी काम के वास्ते वो निकालता है पैसा, तो उस वक्त उसकी प्रॉफिट आकी जाएगी 15 लाख, क्योंकि कैपिटल तो 5 लाख था, इन्वेस्टमेंट 5 लाख था और मैच्योरिटी मिला 20 लाख, तो 15 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपया तो टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन 14 लाख पे टैक्स लगेंगे 10% के रेट से, तो 1,40,000 रुपया उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 15 लाख का प्रॉफिट एक साल में तो हुआ नहीं है, ये तो पिछले 10 साल में हुआ है। लेकिन चूंकि 10 साल में हमने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया था, चुपचाप निवेश को छोड़ दिया था, तो हमें टैक्स पूरा देना पड़ेगा। तो हम टैक्स हार्वेस्टिंग में करते क्या है, उस वित्तीय वर्ष में 1 लाख तक का प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आज हम बेचते हैं और परसों फिर खरीद लेते हैं। परसों इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 दिन पैसे आने में लगेंगे, चाहे आप म्यूचुअल फंड में रिडीम करें या स्टॉक को बेचें। T+2 अपने यहाँ सेटलमेंट है, तो आज हम बेचते हैं तो परसों हमारे अकाउंट में पैसा आता है, तो परसों फिर परचेज कर सकते हैं। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर हम हर साल हार्वेस्टिंग करें तो 15 लाख रुपया जो टैक्स वहाँ देना 15 लाख जो कैपिटल गेन हो रहा था, जिसपे कि हमें 14 लाख पे 1,40,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा था, अगर मैं 10 साल हम लोग इसमें हार्वेस्टिंग करते तो हमारा 15 लाख कैपिटल हो गया होता। 5 लाख की जगह वो कैपिटल मेरा 15 लाख का बन गया होता, और हमें सिर्फ 5 लाख पे टैक्स लगता है, और 5 लाख में 1 लाख टैक्स फ्री होता और सिर्फ 40,000 टैक्स देना पड़ता, यानी पूरे हम 1,10,000 रुपया बचा पाते हैं। हर साल 10,000 रुपया बचाना बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए बचा सकते हैं। कहने में सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लगता तो ही कुछ नहीं, एक दिन आज बेचेंगे और परसों खरीद लेंगे और मेरे 10,000 रुपये बच जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने आज बेचा और 2 दिन में बाजार बढ़ गया, तो 10,000 फायदे की जगह 15,000 नुकसान भी हो जाएगा। सपोज कीजिए आज मैंने किसी चीज़ को 100 रुपये में बेचा और बाजार 2 दिन में बढ़ गया, तो हमको उसको खरीदने के लिए तो जिस चीज़ को हमने 100 रुपये में बेचा था, दोबारा खरीदने जाएंगे तो उसको 105 रुपये प्राइस हो गए हैं या 104 रुपये प्राइस हो गए हैं, तो पता चला जितना मैं बचाने गया था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। तो क्या करें, या तो हम टैक्स दे दें या फिर मार्केट में नुकसान झेल लें। नहीं सर, न तो हम टैक्स देंगे और न ही मार्केट में नुकसान झेलेंगे। इसके लिए तरीका है, आप बेहतर है कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको जान पहचान है, आपके संपर्क में कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो बेसिकली, और ख़ासकर टेक्निकल की नॉलेज हो, तो ऐसे व्यक्ति से आप सजेशन ले सकते हैं। हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग उस समय करते हैं जब मार्केट या तो रेसिस्टेंस पे खड़ा हो, या मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ हो, या मार्केट मंदी में हो, डाउन ट्रेंड में हो, तब हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम 100 रुपया में बेचते हैं तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये 100 रुपया का बेच के या तो 100 रुपया में खरीदेंगे या 98 रुपया में खरीदेंगे या 99 रुपया में खरीदेंगे, यानी कि प्रॉफिट ही होगा हमारा। वो 10,000 टैक्स भी बचा लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाएगी। तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग ज़रूर करें, लेकिन किसी विशेषज्ञ देख रेख में करें। तो ये मैंने 4 चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की। पहला, अगर आप अभी भी 80C की लिमिट आपकी पूरी नहीं हुई है, 1.5 लाख रुपये आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट कर लें, और इसके लिए आप लास्ट 31 तारीख तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको 28 तारीख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, 80D में अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 80D के तहत इन्वेस्टमेंट कर ले, हेल्थ प्लान ले ले। और तीसरा, अगर उसके बाद भी आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आप NPS में ज़रूर निवेश करें। बहुत अच्छा प्लान होता है NPS, और NPS में भी जो हिस्ट्री है वो लगभग 11-12% का ग्रोथ मिलता है NPS के अंदर। और उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं पहले से, या स्टॉक मार्केट में निवेशित हैं, तो टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत 1 लाख रुपया का प्रॉफिट जरूर बुक करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा, इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है
और या आपके और दोस्तों को काम आ सकता है, तो इस वीडियो को वैसे लोगों के साथ शेयर करें जिनका फ़ायदा हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।